हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो बाय कीर्ति। मेरा नाम कीर्ति सिंह है। मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ और अपने वीडियोस के थ्रू बायो के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, विच इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। बेटा, हमने लिंकेज पढ़ लिया, रिकॉम्बिनेशन पढ़ लिया। इन केस आपने नहीं पढ़ा तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए पहले वो देख कर आइए, पढ़ के आइए, फिर आपको ये टॉपिक समझ आएगा, ठीक है, वरना नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है देखते हैं। ठीक बेटा, हमने देखा था कि मियोसिस में जब क्रॉसिंग ओवर होती थी और रिकॉम्बिनेशन होता था तो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स बनते थे और वो जिन गैमीट्स में जाते थे उनको हम रिकॉम्बिनेंट गैमीट बोलते थे। ठीक है, तो दो तरीके के गैमीट होते थे। एक वैसे गैमीट्स होते थे जिनमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन होता था और एक वैसे गैमीट्स होते थे जिनमें रिकॉम्बिनेशन हो रखा था। ठीक, तो रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स कितने प्रोड्यूस हुए आउट ऑफ द टोटल, ठीक, उसी के परसेंटेज को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या फिर जो बच्चे पैदा हुए उसमें से कितने बच्चे रिकॉम्बिनेंट थे। ठीक है, टोटल में से कितने बच्चों में रिकॉम्बिनेंट ट्रेट दिखाई दिया। रिकॉम्बिनेंट ट्रेट का मतलब वो ट्रेट कॉम्बिनेशन जो कि पेरेंट्स में नहीं था, पेरेंट में दूसरा ट्रेट कॉम्बिनेशन था, बच्चों में चेंज हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, तो उनको हम रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दो तरीके से निकालते हैं। कैसे? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एब्रीविएशन में इसको हम RF से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज द परसेंटेज ऑफ recombinant offsprings out of the total offsprings produced in a genetic cross। ठीक है, जब हम कोई जेनेटिक क्रॉस करते हैं, ठीक, तो क्रॉसिंग से पहले क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस होती है और मियोसिस में हमें पता है कि क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, तो हमें रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। तो वही जेनेटिक क्रॉस में आउट ऑफ द टोटल कितने ऑफस्प्रिंग्स रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस हुए, उन्हीं के परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और परसेंटेज ऑफ recombinant gametes out of the total gametes produced during meiosis। ठीक है, कि जब मियोसिस होगी और मियोसिस से जब ढेर सारे गैमीट प्रोड्यूस होंगे तो उन सारे गैमीट्स में से कितने गैमीट्स रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स हैं, उसी के परसेंटेज को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ recombinant offsprings upon total offsprings produced into 100।
परसेंटेज 100 में होता है तो इंटू 100, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। अगर ऑफस्प्रिंग्स की जगह गैमीट दिया हो तो क्या करेंगे? दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अगर ऑफस्प्रिंग्स की जगह गैमीट दिया हो तो क्या होगा? RF क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स इंटू 100, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, उसी हिसाब से आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर गैमीट्स दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला, अगर ऑफस्प्रिंग्स दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला, ठीक है बेटा। ये हम लोग क्यों निकाल रहे हैं बेटा? ये बहुत काम की चीज होती है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो थॉमस हंट मॉर्गन थे, उनके एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था एल्फ्रेड स्टर्टवेंट, ठीक है। उन्होंने इस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की मदद से क्रोमोसोम्स पे जो जीन सिचुएटेड होती हैं उनकी डिस्टेंस को फाइंड आउट किया था, ठीक है। देखते हैं कैसे किया था। कौन थे? ऑल्फ्रेड स्टर्टवेंट, कौन थे ये? स्टूडेंट, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ T.H. मॉर्गन, ठीक है। ऑल्फ्रेड स्टर्टवेंट कौन थे? ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने इस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का यूज करके ही यूज्ड recombination frequency for finding out the distance between genes on a chromosome, ठीक है। ऑल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने क्या किया था? जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है उसकी मदद से क्या किया था? जीन के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट की थी, मतलब एक क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनकी डिस्टेंस बताई थी। और इसी तरीके से करते करते, मतलब इसी चीज की मदद से उन्होंने क्रोमोसोम पे जितने भी जीन सिचुएटेड होते हैं सबकी मैपिंग कर ली थी, जिसको जीन मैप हम कहते हैं। वो ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की मदद से जो क्रोमोसोम पे जो जीन्स लोकेटेड होते हैं उसको उन्होंने मैप कर दिया था, ठीक। कैसे करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? तो आओ देखते हैं। इसका तरीका ये होता है, एक 1 RF, ठीक है, 1% RF, परसेंटेज में इसको डिनोट करते हैं। 1% RF या 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय MU। अब ये MU क्या है? देखो, मैप यूनिट का क्या मतलब होता है? जैसे डिस्टेंस हम लेते हैं, सपोज
मीटर, ऐसा यूनिट मीटर होती है, ठीक। तो क्या करते हैं, मीटर, 1 मीटर, ठीक, जैसे 1 मीटर होता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ठीक। तो डिस्टेंस ऐसे मेजर करते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, या 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, इस तरीके से। तो उसी तरीके से जो जीन्स के बीच की डिस्टेंस होती है उसको मैप यूनिट्स में लेते हैं। तो ये क्या है, एसआई यूनिट है, दिस इज द एसआई यूनिट। और इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, सेंटीमॉर्गन। क्या नेम है बेटा, सेंटीमॉर्गन, ठीक है। 1 मैप यूनिट या 1 सेंटीमॉर्गन एक ही चीज है, ठीक। सो एसआई यूनिट फॉर मैपिंग ऑफ जीन्स इज क्या, नीचे लिख दे, मैप यूनिट, इसको एमयू कहते हैं या सेंटीमॉर्गन भी कहते हैं, ठीक है। सीएम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी कैपिटल एम, ठीक है। ये ऐसा यूनिट है और वो बराबर किसके होती है, एक मैप यूनिट या एक सेंटीमॉर्गन किसके बराबर है, 8% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के। समझ में आ रहा है। तो ऑल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने क्या किया, ही वाज द स्टूडेंट ऑफ थॉमस हंट मॉर्गन, उन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का यूज किया और इसकी मदद से क्या क्या किया, जीन को मैप कर दिया क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक। तो अगर इस हिसाब से हम बोले कि आरएफ गिवन है आपको, आरएफ इज इक्वल टू 3.1%, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इज 3.1 MU, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो जीन्स के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है, 3.1 मैप यूनिट्स के बराबर है या 3.1 सेंटीमॉर्गन के बराबर है। समझ में आ गया। और इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि दो जीन्स आपस में कितनी ज्यादा क्लोज है या कितनी दूर है, कितनी फार अपार्ट है या कितनी ज्यादा क्लोजली लिंक्ड है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक, कल हमने इसको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अधिक तब होती है जब जीन्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो, ठीक है। तो क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज बढ़ जाता है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स का परसेंटेज भी बढ़ जाता है, ठीक। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 50%। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आरएफ कैन बी मैक्स टू मैक्स 50%, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 50% हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती। 50% कब होगी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 50% कब होगी, जब जो दोनों जीन्स हैं जिनको हम देख रहे हैं, जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, जिनके ट्रेट्स को हम स्टडी कर रहे हैं, वो दोनों जीन्स अगर एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो वो बहुत दूर होंगी एक दूसरे से, एक एंड पे होगी, दूसरे एंड पे होगी, ठीक है। वैसे केस में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे और
उस टाइम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो जाती है 50%। इस केस में even though the genes of the two characters are present on the same chromosome, law of independent assortment is working। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई हो जा रहा है क्योंकि जीन्स बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 50%। ठीक, अगर 50% इसका मतलब क्या है, दोनों जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, 50 मैप यूनिट का या 50 सेंटीमॉर्गन का। समझ में आ गया, जितनी कम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतना कम डिस्टेंस जीन्स के बीच में। ठीक है, तभी तो रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स कम बन रहे हैं, यानी कि जीन्स जो है वो टुगेदर रिजॉर्ट हो रही हैं। ठीक है, वो साथ साथ जा रही हैं जहां भी जा रही हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट्स कम बन रहे हैं क्योंकि उनके जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। ठीक, तो वो कैसी जीन्स हो गए, क्लोजली लिंक्ड जीन्स हो गई। तो इनकी मदद से, इस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जीन की मैपिंग तो कर ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जो जीन्स है वो क्लोजली लिंक्ड है कि नहीं है, इसका भी पता हम लोग लगा सकते हैं। सो RF recombination frequency can be used to find out whether the genes are closely linked और नॉट। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, कि कितने रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस हुए उसके परसेंटेज को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ये किस किस चीज में क्या क्या करने के काम में आती है, जीन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के काम में आती है, जीन की मैपिंग करने के काम में आती है, और ये भी बताने के काम में आती है कि जीन्स क्लोजली लिंक्ड है कि नहीं है। ठीक है, 1% recombination frequency is equal to 1 map unit or 1 centimorgan. Centimorgan or map unit is the SI unit for the distance between the genes. ठीक है, जितना आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी होगी उतना ही आपकी डिस्टेंस होगी। ठीक है, उस डिस्टेंस को हम मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन में रिप्रेजेंट करेंगे। अब थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर बेटा आपको गिवन है, क्वेश्चन है कि आउट ऑफ 100 gametes produced, 5 gametes are recombinant। Find out recombination frequency। ठीक है, मतलब टोटल कितने गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 100 गैमेट्स, और उसमें से रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, 5 गैमेट हैं। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करिए। RF क्या होता है बेटा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट gametes upon total gametes produced into 100। रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स कितने हैं, 5 है, और टोटल गैमेट्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। कितनी आ गई रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, 5%। ठीक है, जो कि बहुत छोटी है। इसका मतलब कि जो जीन्स हैं वो बहुत ज्यादा पास पास हैं, क्लोजली लिंक्ड हैं। ठीक है,
अगर हम इससे पूछें कि जीन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 5% है, तो डिस्टेंस बिटवीन जीन्स कितना हुआ? 5 सेंटीमॉर्गन या 5 मैप यूनिट। ठीक है, आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। अगर ऑफस्प्रिंग्स के टर्म्स में दिया जाए तो, अगर गैमेट की जगह हम बोले ऑफस्प्रिंग्स की बात बोले तो तब क्या होगा? क्वेश्चन अगर गिवन है आउट ऑफ 16 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड इन अ जेनेटिक क्रॉस, four offsprings are recombinant. And find out recombination frequency. ठीक है, पहला वाला फॉर्मूला लगेगा recombination frequency equals to number of recombinant offsprings upon total offsprings into 100. रिकॉम्बिनेंट कितने हैं? 4 हैं। टोटल कितने हैं? 16 हैं। इंटू 100, 4 4 जा 16। यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 25%। ठीक है, यानी कि जो जीन्स हैं, जो जीन्स अंडर ऑब्जर्वेशन है या जो ट्रेट अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसकी जो जीन्स हैं वो ठीक ठाक डिस्टेंस पर है। 25%। लास्ट वाले में कितना आया था? 5%। बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक्ड जीन्स थी। ये बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक्ड तो नहीं है, लिंक्ड है लेकिन क्लोजली लिंक्ड नहीं है, बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक्ड नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। डिस्टेंस बिटवीन जीन्स कितना है यहाँ पे? 25 सेंटीमॉर्गन या 25 मैप यूनिट्स का है। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल होता है बेटा। On a chromosome, the distance between P gene and Q gene is 7 map units. Between Q gene and R gene distance is 4 map units, and between
distance is 11 map units. Find the order of the genes. On a linkage map. बहुत इजी है बेटा, इसमें आपको डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। कितनी जीन्स है? 3 जीन्स हैं, P, Q एंड R, ठीक है। उनके बीच की डिस्टेंस आपको दे दी गई है, हमें बस इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। कह रहा है इसका ऑर्डर निकालिए। तो सबसे ज्यादा किसके किसके बीच में डिस्टेंस है हम देखेंगे। पी क्यू के बीच में कितनी है? 7 मैप यूनिट्स की। क्यू आर के बीच में 4 मैप यूनिट्स की। पी जीन और आर जीन के बीच में कितनी है? 11 मैप यूनिट्स की। तो सबसे पहले हम जो सबसे ज्यादा दूरी पर है उनको लिख लेंगे। तो पी और क्यू, ठीक है, कितने हैं, कितनी दूरी पे हैं? 11 मैप यूनिट्स की दूरी पे है, ठीक है। अब क्या लिख रहा है? सॉरी, नॉट पी क्यू, इट इज पी आर। पी आर कितनी दूरी पर है? 11 मैप यूनिट्स की दूरी पर है, ठीक है। पी और क्यू क्या है? 7 मैप यूनिट्स की डिस्टेंस पर है, यानी कि इससे पी और क्यू की डिस्टेंस इससे कम है, यानी कहीं बीच पे आएगा। तो यहां पे इस पॉइंट पे हम लिखते हैं Q, ठीक। यहाँ पे P है, यहाँ पर R है। P और Q के बीच में कितना? 7 मैप यूनिट्स, ठीक। तो बचा कितना? QR के बीच में 7 माइनस 11, 4. It is given also. Distance between Q and R gene is 4 map units. हो गई आपकी ये genes arrange. This is the answer. ठीक है, आपकी जीन्स का अरेंजमेंट हो गया। इट इज वेरी इजी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। और अगर आपको पसंद आया ये वीडियो, मेरा समझाना आपको फ्रूटफुल लगा, तो बेटा डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर कीजिए, शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ उसको शेयर कीजिए। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आपका फीडबैक बहुत बहुत ज़्यादा नेसेसरी है बेटा मेरे लिए, ठीक है। तो फीडबैक ज़रूर दीजिए एंड डू शेयर द वीडियो। थैंक यू।